आपको बताते हैं सबसे पहले, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क पर अब धमकी वाला मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल एक दिन पहले उनके घर पर बिजली की जांच करने पहुंचे अधिकारियों को उन्होंने कबाड़ा कर देने की धमकी दी थी और इसका एक ऑडियो भी सामने आया। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि यह आवाज बर्क की ही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा सवाल देख लो, देख लो। चलिए चलिए, सुना आपने? ये आवाज संभल के माननीय समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममकूलुर रहमान बर्क के होने का दावा किया जा रहा है। ये धमकी, ये गुंडागर्दी तब की है जब गुरुवार को बिजली चोरी के आरोपों पर बिजली विभाग के कर्मचारी जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के घर जांच करने गए। इसी दौरान उन्होंने अपना आपा खो दिया और कुछ इस तरह के अल्फाजों से बिजली कर्मचारियों को धमकी दे डाली। यानी पहले बिजली की चोरी, फिर बिजली कर्मचारियों से सीना जोरी। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा सवाल देख लो, देख लो। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया ममलूकुर रहमान बर्क की इस आवाज की पुष्टि नहीं करता। इस ऑडियो की जांच की जा रही है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो ये कि ये ऑडियो सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के अंदर तब की है जब बिजली विभाग के कर्मचारी उनके घर पर जांच के लिए गए। इस दौरान उन्होंने गुस्से में ये भी धमकी दी कि उनकी एक आवाज पर पूरा इलाका बाहर निकलकर खड़ा हो जाएगा। तो पूरी सारा एक बाहर निकल खड़ी हो जाएगा। चलिए चलिए। यानी इस धमकी के बाद बिजली कर्मचारियों का जांच कर पाना कितना मुश्किल रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बिजली के मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी। दावे के मुताबिक कुछ महीनों पहले जब बिजली कर्मचारी उनके घर पर जांच करने गए थे तो सांसद के घर वालों ने जांच में सहयोग नहीं किया था और मीटर भी चेंज नहीं करने दिया गया था। इसके बाद बीते गुरुवार को बिजली विभाग की टीम फोर्स के साथ जियाउर रहमान बर्क के घर में दाखिल हुई। चप्पे चप्पे की जांच की, हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नोट किया गया। इसी दौरान वहां मौजूद सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने सरकार बदलने पर सबको देख लेने की धमकी दे डाली। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा सवाल देख लो, देख लो। पहले बिजली की चोरी और फिर बिजली कर्मचारियों से सीना जोरी करने वाले बर्क पर बिजली कर्मचारियों को धमकाने की FIR भी दर्ज हो गई। 2 जेई, 2 SDO जी, एक स्टाफ जो 5 लोग थे। तो सर क्या मिसबिहेव भी किया गया था टीम के साथ? क्या इस तरीके की कोई बात थी, मिसबिहेव किया गया हो? जेई ने बताया कि पहले तो ताला खोल नहीं रहे थे, लॉक खोल नहीं, चेक नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताला खोला और फिर उसको जेई को धमकी दिया। तो जेई अभी बताएंगे, FIR उसका लिख रहे हैं। आज प्रातः 7:30 बजे के आसपास बिजली विभाग द्वारा पुलिस सुरक्षा के लिए अनुरोध किया गया था। दीपासराय क्षेत्र में बिजली के कुछ उपकरण चेक किए जा रहे थे उनके द्वारा। बिजली उपकरण चेक करने के बाद में थाना नखासा पे बिजली विभाग के लोगों द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके साथ में राजकार्य में बाधा डालने का इस तरह के कृत्य यहाँ पे ममलूकुर रहमान नामक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। उन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल के बिजली विभाग के मुताबिक सांसद के घर में जो मीटर लगे थे उनमें जबरदस्त छेड़छाड़ की गई, क्योंकि बीते 5 महीने तक उनके घर के बिजली का बिल 0 आ रहा था। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर मीटर का बाईपास किया गया था। बिजली के मीटर से छेड़छाड़ की गई थी। मीटर 2 किलोवाट का लगा था, जबकि उनके घर का लोड 16 किलोवाट था। इसके साथ ही घर में कई बिजली उपकरण लगाए गए थे। सांसद के घर बिजली के इस्तेमाल में इतने घालमेल होने के बाद उनके खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज की गई और उनके घर की बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद सांसद के घर की बत्ती गुल हो गई। यही नहीं, बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर 1,91 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी ठोक दिया और इस जुर्माने को वसूलने का नोटिस भी दे दिया। मीटर की MRI की गई। मीटर MRI में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी
पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराए। किसके खिलाफ की जा रही है? सी जियाउर रहमान के खिलाफ। जी। और सर ये बताइए कि ये जो लैब की रिपोर्ट आई है आपकी, जो मीटर आपने जांचने के लिए भेजा है, वो लैब की रिपोर्ट क्या कहती है? दोनों मीटर में छेड़छाड़ है या सिर्फ एक में? दोनों में है। दोनों में मीटर में टेम्पर किए गए मीटर। हाँ। तो बाय नेम जो है सिर्फ जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ है? हाँ, क्योंकि उनके दादाजी के नाम से है ना, तो उन्हीं के नाम से मकान है और उनके द्वारा उपयोग किया जाएगा। यानी इतने सब आरोपों के बाद अब संभल दंगों के आरोपी बर्क के जेल जाने का खतरा और बढ़ गया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन और हिंदू मंदिरों को लेकर के कड़ा और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर वक्त हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, कभी काशी, कभी अयोध्या, तो कभी संभल में मंदिरों को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने सवाल उठाया कि बांग्लादेश में उससे पहले पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में क्या कुछ हुआ था। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं के हमले पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने सनातन का अपमान किया वो औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। वहीं योगी के बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर आपको ये बात समझनी हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की सबसे हार्ड लाइन पकड़ ली है, तो ये बात आप हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे योगी और उनसे जुड़ी खबरों की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर ऐसा बयान दिया जिससे देश में कई लोगों को बुखार आ सकता है। अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है। दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ में हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? और बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मौके पर कही जब संभल में मंदिरों का उद्धार हो रहा है। आज ही संभल में मिले मंदिरों और कुओं का एएसआई ने गुप्त सर्वे किया। एएसआई की टीम ने संभल में 5 तीर्थ 19 कुओं का सर्वे किया है। पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ योगी सरकार की ऐसी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है कि उन्हें अमित शाह से मिलने का वक्त मांगना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बर्क अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संभल के शहंशाह कहे जाने वाले बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पहले बिजली चोरी को लेकर एक्शन और अब अवैध अतिक्रमण के मामले में संभल के सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव खुलकर जियाउर रहमान बर्क का बचाव करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान वो अपना हक चाहता है तो उसको लाठियां मिल रही हैं। नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान को उनका हक नहीं मिल रहा, अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, छुट्टा जानवरों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, महंगाई से जनता परेशान है। इसलिए जनता वो मुख्य मुद्दों पे सवाल न पूछे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की सबसे हार्ड लाइन पर चल रहे योगी आदित्यनाथ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके बाद यूपी में सियासी हलचल में और तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे देखा जाए तो संसद का शीतकालीन सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहा, जहां 4 बिल पेश किए गए और एक भी पास नहीं हुआ।
वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश इस पूरे सत्र में की। बाबा साहब अंबेडकर पर घमासान के बाद संसद का शीतकालीन सत्र अब खत्म हो गया है। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर सियासत भी तेज हुई तो लोकसभा स्पीकर ने संसद के सभी गेट पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। बेटी का मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो, माफी मांगो। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र अंबेडकर पर धक्का मुक्की वाली सियासत के साथ खत्म हो गया। आज संसद सत्र खत्म होने से पहले धरना प्रदर्शन और संसद की गरिमा को लेकर स्पीकर ने गहरी चिंता जताई। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। संसद के गेट पर धक्का मुक्की कांड में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इन धाराओं में पुलिस बगैर कोर्ट वारंट भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इसे लेकर प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोला है। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। आज 2 प्रदर्शन हुए। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद विजय चौक पर राहुल गांधी की एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस का एससी विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है। राहुल गांधी जी की गुंडागर्दी और अभद्रता जो एक महिला सांसद के साथ हुई देश के सामने आ गया। कांग्रेस के पास माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। अंबेडकर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भी विरोध जताया और बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। हाउस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये सरासर गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज खुद रिस्पॉन्सिबल है जो भी घटना कल की हुई है। बीजेपी कह रही है कि अमित शाह ने अपनी बात कह दिया इस पूरे मसले पर। He has to apologize to the nation since he had hurt the sentiment of the people of the country. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई। केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है कल की घटना के लिए। बीजेपी के 2 सांसद कल धक्का मुक्की में घायल हो गए थे, जिनका आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का हालचाल जानने पहुंचे। राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा, और अब चोरी और सीनाजोरी। वहीं बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी समेत कई बीजेपी महिला सांसदों ने भी आज कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला सांसद 1984 दंगा का बैग लेकर आई थी। महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला और उन्हें 1984 वाला बैग दिया। आजकल बैग को लेकर चलने का फैशन है, तो उसी क्रम में आज हम एक बैग भेंट के तौर पर आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी को देना चाहते हैं। 1984 में जो रायट हुआ था और रायट के पीछे क्या था, कौन थे, ये हम सबको ज्ञात है। तो ये अच्छा बैग है, हम उन्हें भेंट करना चाहते हैं। अंबेडकर विवाद पर संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के बाद स्पीकर ओम बिरला ने संसद के सभी गेटों पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई।
चर्चा के लिए लोकसभा में शनिवार की छुट्टी के दिन भी काम हुआ। 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब भोपाल की बात करते हैं, जहां पर एक कार के भीतर से कुबेर का खजाना निकला। जी हां, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जंगल में लावारिस खड़ी कार की जब पुलिस वालों ने तलाशी ली तो उसके अंदर रखे बैग देख करके हर कोई हैरान था। 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश मिला इस गाड़ी से। यानी सोने का यह भंडार और कैश मिलाकर कुल 50 करोड़ रुपए कीमत का बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भोपाल के जंगल में मिला कुबेर का खजाना। कार में मिला कैश और सोने का भंडार। कार में 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ कैश। सोने का ऐसा भंडार देखकर हर कोई हैरान है। नोटों के इन बंडलों को देखकर इनकम टैक्स के अफसर सकते में हैं। चौंका देने वाला यह वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया है, जहां पर पुलिस ने इस कार के अंदर से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। हैरानी की बात यह रही कि जिस कार में इस कुबेर के खजाने को रखा गया था वो भोपाल के मेंडोरी के जंगल में लावारिस खड़ी थी। पुलिस की टीम ने जब इस कार की तलाशी ली तो उसके अंदर बैग में रखे गोल्ड और कैश के इस जखीरे को देखकर पूरी टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। कार से बरामद हुए 52 किलो सोने की जब कीमत आंकी गई तो यह रकम 40 करोड़ 47 लाख रुपए तक आई। ऊपर से इसमें 10 करोड़ रुपए कैश भी मिले। यानी कुल मिलाकर यह कार 50 करोड़ रुपए की कार हो गई। जिस समय भोपाल के जंगल में लावारिस कार से 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ कैश की बरामदगी हुई, उसी वक्त भोपाल में इनकम टैक्स और लोकायुक्त की बड़ी छापेमारी चल रही थी। गोल्डन कार, ये गोल्डन कार है, देखिए भोपाल में पकड़ी गई है क्योंकि इसमें पकड़ा गया है 52 किलो सोना, जिसकी कीमत है तकरीबन 40 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें पकड़ा गया है करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी और ये 50 करोड़ की गोल्डन कार है। जो गोल्डन कार है भोपाल में मेंडोरा के जंगलों में मिली थी। मेंडोरा के जंगलों में बीती रात जब इस कार को पकड़ा गया तो इनकम टैक्स विभाग की जो जांच चल रही थी तो उसके साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस की टीम पहुंची और देखिए बाकायदा लावारिस रूप से खड़ी इस कार का पहले ये तोड़ा गया और पुलिस ने तोड़ने के बाद इस गाड़ी से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी। पुलिस की टीम इस कार के पास पहुंची तो ये लावारिस हालत में खड़ी मिली, लेकिन कार के अंदर 7 बैग रखे थे। पुलिस ने कार का कांच तोड़ा और फिर दरवाजों को खोला। उसके बाद उसमें रखे बैग की तलाशी ली तो उसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले। पुलिस ने फौरन आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी। बाद में जांच के दौरान पता चला कि ये कार किसी चेतन सिंह नाम से रजिस्टर्ड है, जो ग्वालियर के रहने वाले हैं और अभी भोपाल में रहते हैं। पुलिस के द्वारा लॉक खोलने की कोशिश की गई थी लेकिन लॉक खुल नहीं रहा था, तो इसके बाद जो है आयकर विभाग के अधिकारियों को जो है सूचना दी गई थी। तब तक गाड़ी लॉक अवस्था में थी। फिर आयकर अधिकारियों के द्वारा वहां पर पहुंच करके जो है विधिवत तरीके से पंचनामा बना करके गाड़ी का जो है लॉक तोड़ा गया था, जिसमें से फिर बैग्स निकाले गए। इसमें अंदेशा वहां पर जो स्टाफ पहुंचा था उनके द्वारा ये लगाया गया कि चूंकि रेड कार्रवाई काफी ज्यादा हो रही है और जब रेड्स ज्यादा होती तो इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि लोग लावारिस अवस्था में अपनी कुछ संपत्ति इस तरह से छोड़ के छुपाने की कोशिश करते हैं। आयकर विभाग अब इस जांच में जुटा है कि कार में करोड़ों का कैश और सोने का ये भंडार किसने छोड़ा है। इसी बीच लोकायुक्त की छापेमारी में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए कैश, सोना और चांदी बरामद किया गया। आरोपी सौरभ शर्मा के घर में एक सीक्रेट लॉकर भी मिला जिसमें कैश और ज्वेलरी मिलने की खबर है। यही नहीं, घर के बाहर खड़ी गाड़ी से भी 1 करोड़ का कैश जब्त किया गया।
2 दिन से चल रही कार्रवाई में अब तक 3 करोड़ की नकदी मिली है। इस बीच सूत्रों की माने तो मेंडोरी के जंगल में कार में मिले करोड़ों के गोल्ड और कैश के तार सौरभ शर्मा से जुड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चेतन सिंह नाम से कार रजिस्टर्ड है वो सौरभ शर्मा का दोस्त बताया जा रहा है। और इधर मंदिर और मस्जिद को लेकर आए दिन हो रहे विवादों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें दुनिया को ये दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि शांति और सौहार्द के साथ रहना हम सब की जिम्मेदारी है। तो वहीं विपक्ष ने इस पर तंज कसा, कहा कि बीजेपी नेता मोहन भागवत की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद का मामला उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। राम मंदिर पर मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। अब हर दिन नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? शेवटी आपण आपला सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भागवत के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भागवत जी सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? संघ के प्रमुख ने कहा है कि भाई अयोध्या जैसे मुद्दे अब बनाने की जरूरत नहीं है देश में, लेकिन उनकी बात मान ही नहीं रहे अब लोग। दिक्कत तो ये है, बात तो सही कही लेकिन मान नहीं रहे उनके शिष्य लोग। एक आध शिष्य को जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को मंदिर मस्जिद के मुद्दों को छोड़कर लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मोहन भागवत जी बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे शिवालय नहीं, मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं खोजना है, कभी वो भड़काते हैं। अब वो जानते हैं कि 16-17% मुस्लिम तो ऑलरेडी इनके खिलाफ है, दलित भी पूरा खिलाफ हो जाएंगे, तो बैलेंसिंग करते हैं। संघ प्रमुख का बयान आ गया कि भाई अब ये बंद कर दो, अब मस्जिद में मंदिर मत खोजो, क्योंकि जनता देख रही है कि केवल वो बेवकूफ बना रहे हो। बनारस जैसी भूमि पर, काशी जैसी भूमि पर सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया, वहां पर अक्षय वट वृक्ष को काट के गिरा दिया और अक्षय वट वृक्ष की पूजा करते हो मोदी जी, अपनी संसदीय क्षेत्र में गिरा दिया। काशी वासियों से पूछ लो।